हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज एनसीईआरटी एमसीक्यू के सीरीज में ये पॉलिटिका चैप्टर 3 है, भारतीय संविधान प्रस्तावना एवं विशेषताएं। इसमें आज एमसीक्यू देखेंगे क्वेश्चन का। तो पहले इसमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन दिया हुआ है, तो थोड़ा कर लेते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना एवं विशेषताएं, प्रस्तावना का परिचय एवं उपयोगिता एंड भारतीय संविधान की विशेषताएं। एक एक करके देखते हैं। पहले प्रस्तावना के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं क्या है। संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करने वाले एक परिचयात्मक वक्तव्य के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना जो है वो संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करने वाले एक परिचयात्मक, जैसे कहा गया ना कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, तो वही रूप में कह रहा है कि संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करने वाले एक परिचयात्मक वक्तव्य के रूप में कार्य करती है। यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को दिए गए भाषण उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। प्रस्तावना को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार संशोधित किया गया और इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। यह न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना के घटकों में अपनाने की तारीख, उद्देश्य, देखिए ये कह रहा है कि जो प्रस्तावना है उसमें उसको अपनाने की तारीख, उद्देश्य की उद्देश्य का वर्णन किया गया है। भारतीय राज्य चर्चा की प्रकृति का औचित्य और भारत के लोगों की शक्ति के अंतिम स्रोत के रूप में स्वीकृति शामिल है। बेरुबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। बेरुबाड़ी मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर केशवानंद भारती अधिनियम जो आया था, केशवानंद भारती मामले जो था 1973 में, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। देखिए यहाँ पर पता चलेगा। LIC ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। LIC ऑफ इंडिया मामले में, बेरुबाड़ी मामले में नहीं माना कि वो संविधान का अंग है, बट LIC ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने मान लिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना का महत्व देखते हैं। प्रस्तावना संवैधानिक जटिलताओं को सरल बनाने का प्रकाश स्तंभ है। बेरुबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। क्या है? निर्माताओं के मन की कुंजी है। ये बेरुबाड़ी मामले में ही कहा गया था। संविधान की प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। प्रस्तावना की उपयोगिता। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है। यह संविधान की आत्मा है जिसमें संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। संविधान की आत्मा है जिसमें संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। के मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। के मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इन सभी का विवरण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही दिया गया है।
कुछ विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, इनके बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। अगर मूल रूप की बात करें, जब 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था, तो उस टाइम 395 अनुच्छेद ही थे। यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के साथ संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करता है। नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, जिनमें शामिल है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? नागरिक के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें गारंटी दी गई है समानता का अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में विभिन्न स्रोतों एवं विभिन्न देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल है। संविधान में विभिन्न स्रोतों एवं विभिन्न उद्देश्यों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल है। संविधान में मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। संविधान में एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाली संघीय व्यवस्था का भी प्रावधान शामिल है। यह एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन है। संविधान विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से संशोधन योग्य है और इसमें आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रावधान भी शामिल है। यह त्रिस्तरीय सरकारी संरचना स्थापित करता है। हमारे देश में अभी वर्तमान में देखेंगे आप कि त्रिस्तरीय है। एक केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार और एक लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार। तो ये त्रिस्तरीय सरकारी संरचना स्थापित करता है। निर्वाचन आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे स्वतंत्र निकायों का प्रावधान करता है। भारत यद्यपि संरचना में संघीय है, इसमें एकात्मक विशेषताएं भी हैं जो इसे अर्ध संघीय प्रणाली देखे। भारत जो है संरचना में तो संघीय है, बट इसमें कुछ ऐसी एकात्मक विशेषताएं भी मौजूद है जो इसे अर्ध संघीय प्रणाली बनाती है। यह विशेषताएं सामूहिक रूप से भारतीय संविधान की जटिल और व्यापारिक प्रकृति को दर्शाती है, जो संविधान के लिए रूपरेखा प्रदान करती है और अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। चलिए, तो ये हो गया क्विक रिवीजन। अब यहाँ पे इस चैप्टर का MCQ स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया, तो सही है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिया गया भाषण था। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो इसमें कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं कि सही है, कितने कथन सही हैं। तो हो जाएगा आंसर इसका भी, 2 कथन सही है और 1 कथन गलत है। तो देखते हैं व्याख्या। भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में केवल 2 कथन, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। भारत ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। कैसे गलत है, व्याख्या समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक,
आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो इसलिए कथन 3 जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए है आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। और आर का कारण है कि उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया था और सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन ए की व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। भारतीय संविधान सभा की जो कार्यवाही है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा आरंभ हुआ। इस प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन को प्रतिबिंबित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और इसमें संविधान की सभी आकांक्षाओं तथा मूल्यों को समाहित किया गया था। संविधान के मौलिक प्रावधान वस्तुतः उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित तथा उनका सारांश है। इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किन शब्दों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और पंथ निरपेक्ष। इसको क्रमिक रूप से सजाना है। तो संविधान की इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही व्यवस्थित क्रम, इसलिए मैंने कहा था कि आप प्रस्तावना को याद कर लो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में ही, यूपीएससी हो चाहे फिर स्टेट पीसीएस हो, तो इसे अवश्य याद कर लें। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही व्यवस्थित क्रम संपूर्ण प्रभुता संपन्न, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जो कि उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में निहित है। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों की झलक प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये दोनों ही कथन सही है। देखिए, ये एनसीईआरटी हरियाणा का एमसीक्यू बुक्स है और ये इस चैनल पे आपको नोट्स भी इसके मिलेंगे और एमसीक्यू भी, वो भी टोटल सब्जेक्ट का, जो कि 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन सभी का मिलेगा। तो इस चैनल के साथ आप बने रहें। और यदि आप टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी का, जो 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर को, या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, तो दोनों में ही ये काफ़ी यूज़फुल है। बहुत अच्छी बुक है, इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। जो भी एनसीईआरटी बुक्स के आप बहुत सारे बुक्सों को लेना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, तो अच्छा है कि ये बुक को आप पढ़ें। इसमें पूरे अच्छे तरह से इसमें समझ में भी नहीं आ पाता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसे छोड़ना है, किसे नहीं छोड़ना है। बट अगर आप ये बुक को पढ़ रहे हो, ये बुक लिए हो, पढ़ रहे हो, इस चैनल से सुन रहे हो, तो आपको कोई भी ऐसी फालतू बातें सुनने को नहीं मिलेगी, फालतू बातें पढ़ने को नहीं मिलेगी कि जो हमें एग्जाम के पॉइंट्स व्यू से वैल्यूएबल नहीं है, यूज़फुल नहीं है। इसमें सारे ही की पॉइंट्स हैं, सारे ही मेन पॉइंट्स हैं, जो कि हमें एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसलिए आप इसे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको सभी चैप्टर का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। अभी थोड़ा लेट चल रहा है, बट 2-3 दिन के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट का एक चैप्टर मिलेगा डेली और एमसीक्यू भी मिलेंगे। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा
की प्रस्तावना के संबंध में दोनों कथन सही है। संविधान की प्रस्तावना संविधान के मुख्य आदर्शों, आकांक्षाओं एवं बुनियादी मूल्यों का उल्लेख करती है। इसमें लोकतंत्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, न्याय आदि के दर्शन जो है अंतर्निहित है। यह संविधान का प्रेरणा स्रोत है। अतः जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध अथवा अस्पष्ट है, वहाँ प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में, मतलब इसको सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, हमको गलत को देखना है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। प्रस्तावना में वर्णित शब्द शासन के आधारभूत सिद्धांत है। प्रस्तावना में उल्लेखित सिद्धांतों पर नागरिकों की पूर्ण आस्था नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों सही हैं। इसके आधार पर सामाजिक आर्थिक विषमताओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो 3 कथन सही है और ये ऑप्शन सी नंबर जो है ये गलत है। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में कथन सी सही नहीं है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों, मूल्यों एवं दर्शन पर भारत के समस्त नागरिकों की पूर्ण आस्था है। प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता को प्राप्त करने और उन सभी में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने तथा बंधुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए है, संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना जाता है। राइट। प्रस्तावना में संवैधानिक लक्ष्यों की व्याख्या की गई है, जो स्वतंत्र भारत के आदर्शों का स्पष्टीकरण है। तो ये दोनों ही कथन कारण सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तावना संक्षेप में संविधान के लक्ष्यों की 2 प्रकार से व्याख्या करती है। एक प्रशासन की संरचना के बारे में, प्रस्तावना जो है संक्षेप में संविधान के लक्ष्यों की 2 प्रकार से व्याख्या करती है। एक प्रकार प्रशासन की संरचना के बारे में तथा दूसरा स्वतंत्र भारत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों के विषय में। इसलिए संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना जाता है। प्रस्तावना में वर्णित लक्ष्यों में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। संविधान में वर्णित समाजवादी व्याख्या के संदर्भ में विचार करें। समाजवाद शब्द का प्रयोग सामाजिक नियोजन के संदर्भ में हुआ, जिसमें संसाधनों का वितरण श्रेणीबद्ध आधार पर किया जाएगा ताकि सामाजिक समानता स्थापित हो सके। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द प्रारंभ में नहीं था। समता तथा बंधुत्व को महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्थापित करने के लिए सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। केवल 2 कथन ही सही है, 2 और 3 सही है, जबकि 1 कथन गलत है। संविधान में वर्णित समाजवादी व्याख्या के संदर्भ में केवल कथन 2 और 3 सही। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं हुआ था। जैसे कि आपने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्दों को इसमें शामिल किया गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना समता, बंधुत्व तथा स्वतंत्रता के सिद्धांत की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि संविधान में समाजवाद शब्द का प्रयोग आर्थिक नियोजन के संदर्भ में हुआ है, जिसका अभिप्राय असमानताओं का निराकरण करने, सभी की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समान वेतन देने जैसे आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं है। नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित कर सकता है। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 4।
ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है कि राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं, ये गलत है। राज्य किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करता है। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्षता के संबंध में कथन 1, 2 और 4 सही है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ रूप से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म को एक व्यक्तिगत विषय के रूप में माना जाता है, जिसके अनुसार नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और न ही धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करता है, अर्थात यह सभी धर्मों को समान महत्व देता है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और ऐसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसे वैधानिक रूप से न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। प्रस्तावना उद्देशिका का लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जहां जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। शासन की सत्ता मौलिक अधिकारों से सीमित हो तथा जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता है? राज्य का मुखिया निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। राज्य का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। राज्य के मुखिया की नियुक्ति वंशानुगत होती है। गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं। तो इसमें है कि कौन इसकी पुष्टि नहीं करता है, तो ये सी नंबर गलत है। राज्य के मुखिया नियुक्ति वंशानुगत नहीं होती है, ऐसा ब्रिटेन में होता है, इंडिया में नहीं। प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। इस संदर्भ में कथन से इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि राज्य के मुख्य की नियुक्ति वंशानुगत नहीं होती है, बल्कि भारत के गणराज्य होने का तात्पर्य है कि भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, जबकि राजतंत्र अथवा राजशाही में राज्य का प्रमुख वंशानुगत आधार पर नियुक्त होता है। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? विचार की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सभी 1, 2, 3, 4, 5 तक कथन सही है। भ्रमण की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है और न्याय की स्वतंत्रता का भी उल्लेख नहीं किया गया है। विचार की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। आप अगर प्रस्तावना को पढ़ोगे तो ये पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और धर्म की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जैसे कि विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। आप लोग प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लो। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना के अनुसार
उक्त स्वतंत्रताओं को सभी नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए भारतीय संविधान दृढ़ संकल्पित है। इस प्रकार प्रस्तावना में उपर्युक्त सभी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जबकि न्याय और भ्रमण की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है, अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, एक निश्चित अंतराल के पश्चात निर्वाचित होती है, जनता को स्वतंत्रतापूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्रदान करती है। इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। तो देखिए, इसका केवल 3 कथन सही है और 1 गलत है। ये कह रहा है कि अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 कथन, जनता द्वारा निर्वाचित होती है तो आपको मालूम ही होगी, एक निश्चित अंतराल के बाद यानी कि 5 सालों के बाद निर्वाचित होती है, भी मालूम है आपको। जनता को स्वतंत्रतापूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार भी प्रदान है हमारे देश में। देखते हैं व्याख्या। लोकतंत्र से अभिप्राय के संदर्भ में केवल 3 कथन अर्थात 1, 3 और 4 सही है। लोकतंत्र का तात्पर्य लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन है। इस प्रणाली में सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है। इसके अंतर्गत एक निश्चित समय पर भारत के संदर्भ में 5 वर्षों के लिए चुनाव संपन्न होते हैं, जिसमें जनता को स्वतंत्रतापूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इससे आशय यह भी है कि इस प्रणाली में विधि का शासन होता है। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि सरकार अपने कार्यों एवं नीतियों के लिए जनता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होती है। ऐसा नहीं है कि उत्तरदायी नहीं होती, वो उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत व उद्देशिका बना है। मीन उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात की गई है। अंतोगत उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं, इसे इसका संशोधन नहीं। देखिए, संशोधन तो किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में तो संशोधन किया गया और 3 शब्दों को जोड़ा गया, तो ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथन 1, 2 और 4 सही है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा, जो अंततः प्रस्तावना उद्देशिका के रूप में सामने आया। उद्देशिका की प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है। इसका वर्णित उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तुत दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता या संविधान के किसी प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता है। कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है और अब तक केवल 1 बार संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में केवल 1 बार अब तक संशोधन किया गया है, वो भी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, बट धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, बल्कि प्रस्तावना में निम्न 3 प्रकार के न्याय का 5 स्वतंत्रताएं दिया गया है और 3 न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां जाति, मत, रंग, लिंग, जन्मस्थान, धर्म या भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, अर्थात समाज में किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त न हो। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी नागरिकों को समान रूप से मत देने, चुनाव लड़ने तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार हो। आर्थिक न्याय का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत संपदा, आय तथा संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए।
पढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाने पर उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है। उपर्युक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी ही कथन सही है और सही पूछ रहा है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहाँ प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग या अंश है, किंतु प्रस्तावना न्याय या वाद योग्य नहीं है। अर्थात यदि प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाते हैं तो कोई व्यक्ति इस आधार पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। यद्यपि इसके बावजूद यह शासन का आधारभूत सिद्धांत है, क्योंकि यह उस दिशा को इंगित करती है जिस दिशा में सरकार को शासन चलाना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट है और कौन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता की तो बात की गई है, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात, देखिए आर्थिक न्याय की बात तो की गई है बट आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, इसे आप ध्यान रखें, यहाँ पे क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। तो आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, इसे सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में विचार करने, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास तथा धर्म एवं उपासना स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। संविधान की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चंस हैं, अब इसे देखते हैं। भारतीय संविधान में समाहित किन विशेषताओं के कारण यह एक अनूठा संविधान है? लोकतंत्र, मूलाधिकार, गणराज्य, संघ, नीति निर्देशक तत्व, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी कथन सही है। देखते हैं इसका, प्रश्न में दी गई सभी विशेषताओं के कारण भारत का संविधान एक अनूठा संविधान है। भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों से अलग उसकी पहचान बनाती है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था, मूलाधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, गणराज्य आदि शामिल है। इस प्रकार उक्त वर्णित सभी विशेषताएं भारतीय संविधान की हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अद्वितीय हैं? तो भारतीय जनता द्वारा निर्मित विभिन्न संविधानों का प्रस्ताव, नम्य एवं अनम्य का मिश्रण, जनता की संप्रभुता, विस्तृत संविधान, तो ये भी इसके ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कथन ही ये जो भी दिया गया है पॉइंट्स सभी भारतीय संविधान की विशेषताओं का ही उल्लेख कर रहा है। प्रश्न में दी गई भारतीय संविधान की सभी विशेषताएं अद्वितीय हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं 2 प्रकार की हैं, अद्वितीय एवं अन्य विशेषताएं। कुछ विशेषताएं अद्वितीय हैं जो भारत के किसी पूर्व संविधान में नहीं पाई जाती हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अद्वितीय विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं अद्वितीय विशेषताएं हैं जो कि अन्य संविधानों में नहीं पाए जाते हैं? तो भारतीय जनता के द्वारा निर्मित, भारतीय संविधान जो है भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। विभिन्न संविधानों का प्रभाव है। गणराज्य, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के पश्चात हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ है, तो इसमें विभिन्न संविधानों का प्रभाव भी है। यह गणराज्य है, जनता की संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, न्यायिक समीक्षा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, चाहे ऊंच नीच, गरीब अमीर जो भी कोई हो जिसका 18 वर्ष की आयु हो गया, उन्हें संविधान में ये प्रावधान किया गया कि वो मतदान दे सकता है। नम्य एवं अनम्य का मिश्रण मतदान कर सकता है। कठोर और लचीला का मिश्रण है। विस्तृत संविधान का होना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है? सरकार का संसदीय स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की विधि, कानून के शासन का विचार। तो ऑप्शन नंबर सी
2 और 3 अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो है ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण नहीं किए गए हैं, वहाँ से प्रेरित नहीं है। बाकी सरकार का संसदीय स्वरूप और कानून के शासन का विचार, कानून निर्माण की विधि, ये तीनों कथन जो है वो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। देखते हैं व्याख्या में। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत एवं न्याय की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है, जबकि अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटिश संविधान से लिए गए कुछ प्रावधान निम्न हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, कानून निर्माण की विधि, द्विसदनीय व्यवस्था और एकल नागरिकता। यदि आपने NCERT पॉलिटी का नोट्स बुक नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे दिया गया है, प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को पढ़ लें, उसके बाद MCQ करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और पुट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के पद, मद और जिस देश से अपनाया गया है, राइट, यहाँ पे मत दिए गए हैं और जिस देश से अपनाया गया है उसके बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया, मूल अधिकार कनाडा, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची आयरलैंड, भारत राज्यों का संघ तथा संघ से अधिक निहित शक्ति यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्यों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित ये कनाडा से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 5, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी सही सम्मिलित है। एक, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों का उपबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने की शक्ति कनाडा के संविधान से प्रेरित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। देखिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिया है तो ये गलत है और ये असीमित, ये भी गलत है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन से कथन सही है, तो कोई भी सही नहीं है, ये दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखते हैं व्याख्या समझते हैं। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित नहीं होते हैं। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इनका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास होता है। किनके पास? न्यायपालिका के पास। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। राज्य व्यवस्था की प्रवृत्ति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। संघीय व्यवस्था में 2 स्पष्ट स्तर की सरकारें होती हैं, जिसमें केंद्र में एक सरकार होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई अथवा राज्य को भी एक सरकार होती है। अर्धसंघात्मक संरचना वाली व्यवस्था में 2 स्पष्ट सरकारें होती हैं, जिसमें दोनों स्तर पर सरकारों को समान शक्ति का विभाजन किया जाता है। एकात्मक संरचना वाली सरकार का ढांचा अर्धसंघीय व्यवस्था को तरह ही रहता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? तो इसमें 2 कथन सही नहीं है। एक कथन सही है, 2 कथन सही नहीं है। देखते हैं ऑप्शन से, व्याख्या से। राज्य व्यवस्था की प्रवृत्ति के संदर्भ में केवल 2 कथन अर्थात 2 और 3 सही नहीं है, क्योंकि अर्धसंघात्मक संरचना वाली व्यवस्था में 2 अस्पष्ट सरकारें होती हैं, किंतु केंद्र सरकार को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। अर्धसंघात्मक में क्या होता है कि 2 तरह की सरकार तो होती हैं, केंद्र और राज्य की, बट क्या होता है कि केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। एकात्मक संरचना वाली सरकार में शक्ति का केंद्रण जो है पूर्णतया केंद्र सरकार की ओर होता है तथा संबंधित अन्य शक्ति इकाइयाँ जो है केंद्र के अधीन या उसके निर्देश पर ही काम करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ये 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में उल्लेखित निर्देश पत्र के बिल्कुल समान है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अधिकांश तत्व नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। तो इसका कथन, ये पूछ रहा है कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, दिए गए कथनों में से केवल 2 कथन अर्थात 1 और 3 सही। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में अधिकांश अनुच्छेदों को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। इसमें महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, समान नागरिक संहिता आदि लोक कल्याणकारी प्रावधान हैं। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि नीति निर्देशक तत्व भारतीय शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र के समान है, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। किंतु इनमें अंतर यह है कि निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं, उपदेश हैं। भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान संघीय और राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों तथा संघीय और राज्यों की कार्यपालिकाओं के क्रियाकलापों की न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था करता है। संविधान भारत के नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। संविधान हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को जिसने 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसे प्रत्येक स्तर पर सरकार के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है। व्याख्या देखते हैं इसका। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है तो इसमें 2 कथन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया है। इसमें 2 कथन सही नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में केवल 2 कथन अर्थात 2 और 4 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जिसकी हो गई है 18 वर्ष, उसे मतदान करने तथा केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी स्तरों में सरकार के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्राप्त है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता संसदीय व्यवस्था को सही निरूपित नहीं करता है? संसदात्मक व्यवस्था में संसद की प्रधानता रहती है। भारत में संसदात्मक सरकार की व्यवस्था है। इसमें शासन का संचालन वस्तुतः मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति अनुत्तरदायी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता संसदीय व्यवस्था की कथन डी सही निरूपित नहीं करता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। शासन की संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। इस व्यवस्था में संसद की प्रधानता रहती है तथा यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रणाली में यद्यपि कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख केंद्र एवं राज्यों में क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल होता है। जी, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं वो नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर शासन चलाया जाता है, संचालित किया। तथापि इसकी वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान केंद्र एवं राज्यों में क्रमशः केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है? मैं यहाँ पर
ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका टोटल डिस्कशन जो है अच्छे से नोट्स बुक में किया गया है, इसलिए आप उस बुक को देख लें। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फास्टली भाग रही हूँ केवल क्वेश्चन आंसर करके, क्योंकि इसके बारे में व्याख्या जो है नोट्स बुक में किया गया है। आप उस वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है? जिन्होंने नोट्स बुक का वीडियो जब पढ़ लिया होगा तो यहाँ पे उसको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये देखिए, देखते हैं नेक्स्ट आगे थोड़ा सा चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है? तो राष्ट्रपति ऑप्शन है, राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, संसदीय व्यवस्था में सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा करती है, सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायी की कार्य प्रणाली। व्याख्या देखते हैं, इसका आंसर तो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। ऑप्शन ए है। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है शासन व्यवस्था की नहीं है, संसदीय शासन व्यवस्था का नहीं है, राइट। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है राज्य का प्रमुख होता है, ये सही है। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा कार्य करती है, ये भी सही है। सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की कार्य प्रणाली भी होती है, बट राष्ट्रपति जो है संसदीय व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। व्यवस्था की नहीं है पूछ रहा है, तो ये राष्ट्र संसदीय व्यवस्था में सर्वोच्च होता है, तो ये तो होता ही है, सही नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में कथन से, क्योंकि राष्ट्र व्यवस्था में राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं होता है। हाँ, ये सही बात है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, क्योंकि व्यवस्था में राष्ट्रपति, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखिए अध्यक्षीय, यहाँ पे हाँ सही में मिस्टेक कर रही थी। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, भारतीय संविधान सुनम्यता तथा दुश्मनीयता का अनुपम मिश्रण है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी दोनों का मिश्रण है। किसी राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता है, तो दोनों ही कथन सही है। इसका बी हो जाएगा, बट क्योंकि दोनों कथन तो सही है, बट आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है वह नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने हेतु विशेष बहुमत, जैसे कि संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन की सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत या उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है। किसी राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन करना हो तो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत की आवश्यकता से ही हो जाती है और ऐसे संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है, सही बात है। यहाँ पे एक हरी नागरिकता है। नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशी नागरिकों को भारत में प्राप्त नहीं है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को निश्चित अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त है। भारतीय नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मतदाता भी है, सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी कथन सही, उपयुक्त में से कितने कथन सही है? भारत में क्या कर रहे हैं? भारतीय संविधान के भारत में दोहरी नागरिकता प्रथा नहीं है, तो कथन सही है, लेकिन यहाँ पे तो डी दे रहा है। से कितने कथन सही है? अच्छा, नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त है जो, हाँ ये भी सही है। देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, भारत में दोहरे नागरिकता की प्रथा नहीं है, ये भी सही है। नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त है जो कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्राप्त नहीं है, भी सही है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को निश्चित अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त है, ये भी सही है। भारतीय नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मतदाता भी है, ये भी सही है। चारों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी दिया है। देखिए, यहाँ पे चारों कथन सही है और चारों कथन का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए उनमें से कोई नहीं दे रहा है। ओके।
दूसरा व्याख्या, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में सभी कथन अर्थात 1, 2, 3, 4 सही है। भारतीय संविधान में नागरिकता एक विशिष्टता है। भारत में एकल नागरिकता की पद्धति को अपनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है जो विदेशी नागरिकों को नहीं है। प्रत्येक भारतीयों को निश्चित अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त है। भारतीय नागरिक लोकतंत्र के लिए एक मतदाता भी है और उसे मत देने का अधिकार भी प्राप्त है। संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसमें सरकार की दोहरी पद्धति पाई जाती है, संघ सरकार और राज्य सरकार। इस प्रणाली में राज्य सरकार संघ सरकार से शक्ति प्राप्त करती है, तो इसमें केवल कथन 2 सही है। देखिए, भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था के संबंध में केवल 2 कथन ही सही है, 1 और 2। भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। संघीय व्यवस्था में सरकार के 2 स्तर हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र अथवा 2 स्तर है, केंद्र अथवा संघ सरकार अथवा राज्य तथा राज्यों में राज्य सरकार। कथन 3 सही नहीं है क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र एवं तथा राज्य सरकार अपने अधिकार, दायित्व एवं कार्य आदि की शक्ति संविधान से प्राप्त होती है, न कि राज्य को केंद्र से। ये राज्य जो है वो अपना जो अधिकार है, अपनी शक्ति है, दायित्व है, वो संविधान से प्राप्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत में संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से स्पष्ट रूप से किया गया है, इसलिए वो केंद्र के अधीन नहीं है। संविधान के उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान न्याय से जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल केंद्र विधायिका में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर 2 कथन सही है और 1 गलत है। देखते हैं, देखिए, संविधान के उदारवाद के संदर्भ में केवल 2 कथन अर्थात 1 और 3 सही है। भारतीय संविधान का उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से अलग है क्योंकि शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों से अधिक व्यक्ति को महत्व देता है, जबकि भारत का संविधान सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इस संदर्भ में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सरकारी नौकरी के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों के विधानसभाओं में आरक्षण का प्रदान किया गया। देखिए, अनुच्छेद 330 के तहत संविधान के लिए लोकसभा में राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में किया गया है और अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों के विधानसभाओं में इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में है, संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता से प्रकट होता है तथा भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में बहुत पीछे है। यहाँ पर ए सही है बट आर गलत है। देखते हैं कैसे। देखिए, व्याख्या समझते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। भारतीय संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संकट लाए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस संदर्भ में समाज के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति हेतु इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष उपाय द्वारा विधायिका एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना
के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता से स्पष्ट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में आगे है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना वर्ष 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। देखिए, ये कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना जो है वर्ष 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में निम्नलिखित में से किसका संविधान की मूल संरचना के रूप में उल्लेख किया गया है? तो संविधान की पंथनिरपेक्ष प्रकृति, संविधान की संघीय प्रकृति, संविधान की सर्वोच्चता, राज्य का गणतांत्रिक और शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण। ये कह रहा है उच्चतम न्यायपालिक निर्णयों में निम्नलिखित में से किसका संविधान की मूल संरचना के रूप में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी सही है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में उपर्युक्त सभी विकल्पों का संविधान की मूल संरचना के रूप में उल्लेख किया गया है। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया, किंतु न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान की मूल संरचना से उसका अभिप्राय क्या है। यद्यपि संविधान की मूल संरचना के जिन दृष्टांतों का उल्लेख उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में किया गया है वे निम्नानुसार हैं। क्या क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की पंथनिरपेक्ष प्रकृति है, राज्य का गणतांत्रिक और शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, संविधान की संघीय प्रकृति, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा। निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय प्रस्तावना में भारत के स्वरूप को गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है। कारण है गणराज्य जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को राज्याध्यक्ष के रूप में स्वीकार करना, न कि आनुवंशिक पर आधारित राज्य प्रमुख को। तो इसका हो जाएगा ए सही है, क्योंकि ए सही है और आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय प्रस्तावना में भारत को गणराज्य कहा गया है, जिसमें राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है। यह ब्रिटेन के राज प्रमुख की भांति आनुवंशिक आधार पर नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री राज्य का राज्याध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि यह सरकार का प्रमुख होता है, जो संसद के रूप में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अभी बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आ रहा है, इसलिए सॉरी। तो ये कंप्लीट हुआ चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।